राधे राधे आप सभी को। तो मैंने वेबसाइट पे कुछ टाइम पहले प्रोफेशनल नॉलेज का एक मॉक टेस्ट शेयर किया था आपके साथ। प्रैक्टिस सेट शेयर किया था, उसमें 25 क्वेश्चंस थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने उनके सॉल्यूशंस नहीं दिए थे। तो आज हम उन 25 क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उन 25 क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे। तो अभी हम प्रोफेशनल नॉलेज के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द मेन एडवांटेज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स इन द ईज ऑफ कन्वर्शन फ्रॉम हेक्साडेसिमल नंबर्स टू डैश एंड वाइस वर्सा। तो ये क्वेश्चन में ये चीज़ है कि जो हमारा हेक्सिमल डेसिमल नंबर है, हम उसको ईजिली कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच मीन्स डायरेक्टली हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, हम किसी भी नंबर को, जैसे अभी हम हेक्साडेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम किसी भी नंबर को किसी भी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमसे एक ईजी वे पूछा गया है कि हम किसको किस में चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डेसिमल की, जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मैंने आपको अपने थ्योरी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर में एक पेज शेयर किया होगा, एक इसमें शीट होगी जिसमें वहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है कि आप कैसे किस किस फॉर्म को किस में चेंज कर सकते हो, कैसे आप बाइनरी से ऑक्टेट जा सकते हो, ऑक्टेट से बाइनरी जा सकते हो, सारी चीज़ें। तो जिसको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो तो आप वो पेज देख सकते हो। तो अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल नंबर की, तो मान लो, लेट्स सपोज, पहले हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम 0 से 9 तक की वैल्यूज को डेसिमल से, डिजिट से ही हम शो करते हैं। विच मीन्स 0 के लिए हम 0 को ही प्रेफर करते हैं, 1 के लिए हम 1 को ही प्रेफर करते हैं, एंड सो ऑन। 9 के लिए हम 9 को प्रेफर करते हैं। लेकिन जब डिजिट 2 डिजिट हो जाते हैं अप टू 15, विच मीन्स 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, अगर हम इनकी बात करते हैं तो हम इनको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ऐसे करके एफ तक होती है चीज़ें। ओके, तो देन अगर हम डेसिमल की बात करते हैं, अगर मुझे हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना है, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3f। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 का होता है। अगर मुझे इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो जब भी हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करते हैं तो हम 16 की पावर से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, विच मीन्स f को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0 से, देन हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 1 से। अगर कोई और नंबर होता, 100 डिजिट पे होता या 1000 वैल्यू पे होता, तो हम उसको क्या करते हैं, 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 16 की पावर 3 से करते हैं, एंड सो ऑन। तो अब f की वैल्यू क्या है मेरे पास, 15। 16 की पावर 0 विच मीन्स 1 हो गया, एंड 3 16 जा 48। तो हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 63। देखो, हेक्साडेसिमल को मैंने डेसिमल में चेंज कर दिया। अगेन, अगर मुझे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना होता तो मुझे डिवीजन करना होता, डिवाइड करते हैं हम 16 से। लेकिन ये एक डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये एक इजी कन्वर्जन नहीं है। यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन भी करनी हो रही है, करनी पड़ेगी, और वाइस वर्सा में डिवीजन भी करना होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर मैं बाइनरी की बात करूँ, देन अगेन हम 3f को लेते हैं। 3f बाइनरी में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 बिट का यूज करते हैं। f की वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या है हेक्साडेसिमल में, 15, जो इजीली 4 बिट में कोड हो जाएगी वैल्यू। ओके, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं बाइनरी में लिखती हूँ 1 1 1 1, एंड 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, 0 0 1 1। तो ये क्या किया हमने, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही हम बाइनरी को क्या कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो ये एक इजी फॉर्म है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए, और डेसिमल हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आने के लिए। अगर मैं एक्सकाई की बात करूँ, तो एक्सकाई क्या है, एक एनकोडिंग सिस्टम है जिसमें हम कैरेक्टर्स को, सिंबल्स को एनकोड करते हैं। तो हम हेक्साडेसिमल से एस्काई में इजीली नहीं आ सकते, और एस्काई से भी हम हेक्साडेसिमल में नहीं जा सकते। देन हम बात करते हैं बीसीडी की। बीसीडी क्या होता है हमारा, बीसीडी में हम क्या करते हैं, बीसीडी में हम जो हमारे डेसिमल के जो नंबर्स होते हैं, लाइक सपोज मैंने बात की 25 की, ये एक डेसिमल नंबर है। हम ये हमारे पास नंबर है, हम इसमें क्या करते हैं, ईच डिजिट को, हम पूरे नंबर को एक बार में बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम ईच डिजिट को क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। विच मीन्स हम 5 को पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में बाय यूजिंग द 4 बिट। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, 0 1 0 1, एंड अगर 2 की बात कर रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0 1 0 0। तो ये वे होता है हमारा इसको कन्वर्ट करने का। लेकिन अगर हम ऐसे नॉर्मली इसको चेंज करते, तो 25 के लिए हम 5 बिट का यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू होती 1 1 0 0 1 8 एंड 16, 24 25। तो हम ऐसे इसको कन्वर्ट करते हैं।
तो BCD से डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना ये इम्पॉसिबल है, तो हम BCD से हेक्साडेसिमल में भी डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो विच मीन्स इसका जो ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन बी हुआ। देखो मैं यहाँ पे आपको इजीली बता सकती हूँ कि ऑप्शन बी क्यों हुआ इसका। सीधा मैं मतलब ऑप्शन को मार्क करूँ देन मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा मेन फोकस है कि जब हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं एक दूसरे के साथ जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो हम ये भी समझते हैं कि जो ऑप्शन हम लेफ्ट मतलब नहीं कर रहे हैं, जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट क्यों है। नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हम कौन से नंबर को यूज नहीं करते हैं। तो देखो जो हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो हमारा क्या है, वो हमारा प्राइमरी स्टोरेज है, जैसे कि हमारे रैम और रोम होते हैं। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये नहीं हो सकता। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक टेप्स, ये तीनों ही हमारे क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं, और मैंने आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर रखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, उसमें भी हमने इसकी बात कर रखी है। देन अगर हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है हमसे कि कंपाइलर इज अ प्रोग्राम डेट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपली हमसे क्या पूछा गया है कि प्रोग्राम कंपाइलर होता क्या है। तो मैंने आपको आई गेस जब लास्ट बताया था कि जब हमें रिवाइज करना है, शायद मैंने आपसे बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तब मैंने वहाँ पे आपको ये चीज़ भी बताई थी कि डायरेक्ट हमसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि आप इसकी डेफिनेशन बताओ क्या होती है। तो हमें डेफिनेशन पे भी फोकस करना है, एकदम अच्छे से हमें सारी डेफिनेशन को भी क्लियर करके रखना है कि ऐसा करता है एग्जामिनर, ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि हमें कंफ्यूज करने के लिए वो बहुत सिमिलर टाइप ऑफ डेफिनेशंस दे दे और हम जल्दीबाजी में हम कोई गलत डेफिनेशन को मार्क कर दे। तो हमें डेफिनेशन पे भी ज़्यादा फोकस करना है। कंपाइलर के भी आपको नोट्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट, अब देखो कंपाइलर क्या होता है, places program into memory and prepare them for execution। क्या कंपाइलर हमारा ये काम करता है कि वो सारी प्रोग्राम को मेमोरी में डालता है और एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करता है? नहीं। प्रोग्राम कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, जो भी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज हमें मिला, ओके मान लो मैंने कोड लिखा कि हेलो माय नेम इज साक्षी, मैंने ये लिखा, अब वो हमारी जब मशीन के पास जाएगा तो मशीन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझती, वो क्या समझती है, लो लेवल लैंग्वेज समझती है, ओके। तो देन कंपाइलर में क्या होता है, वो काफी सारे स्टेप्स से गो थ्रू करके वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहला हमारे कंपाइलर का काम क्या होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्यों कन्वर्ट करता है, ताकि हमारी जो मशीन है, क्योंकि मशीन को तो हेलो एंड साक्षी तो नहीं समझ में आएगा, इधर वो 0 या 1 की लैंग्वेज वही समझेगी, तो वो उसको किस में चेंज कर देता है, एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज कर देता है, जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसको एक्सेप्ट करता है और उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज कर देता है, ओके। वैसे काफी सारे इसमें स्टेप्स होते हैं, हम क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को पहले टोकनाइज करते हैं, देन पार्सर क्रिएट करते हैं, देन हम उसमें सिमेंटिक्स देखते हैं, देन हम कोड जनरेट करते हैं, इंटरमीडिएट 3 एड्रेस कोड का काम करते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, आपको ये सारी चीजें नोट्स में अवेलेबल है, आपको वहां मिल जाएंगी, ओके। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑटोमेट्स द ट्रांसलेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, नहीं, ये असेंबलर का काम होता है, कंपाइलर का काम नहीं होता। देन एक्सेप्ट अ प्रोग्राम रिटर्न इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, यस वो तो ये चीज वो होती है। देन प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, यस वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट, एक मिनट ये क्यों हो रहा है इसमें ना, यही प्रॉब्लम है वन नोट में। तो वो क्या करता है, प्रोग्राम जो भी हमने प्रोग्राम लिखा उसको वो एक्सेप्ट करता है एंड देन उसको वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज करता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, अपीयर्स टू एग्जीक्यूट अ सोर्स प्रोग्राम एज इफ वर मशीन लैंग्वेज, नहीं, कंपाइलर का काम ही है उसको मशीन लैंग्वेज में लिखने का, कन्वर्ट करने का, वो मशीन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने का काम नहीं है उसका। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो हमें यहाँ पे समझना है कि कंपाइलर का एक्चुअली में काम क्या है। देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एजेस इन अ रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री डी एंड एन वर्टिसेस इज। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा रेगुलर ग्राफ है, पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि रेगुलर ग्राफ क्या होता है, डिग्री क्या होती है, वर्टिसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, नहीं हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि रेगुलर ग्राफ क्या होता है। रेगुलर ग्राफ फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा इजीली हमें ये सारी चीजें समझ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ग्राफ है, जस्ट वेट अ मिनट, एक बार बना दूं अपनी गंदी गंदी राइटिंग में, एक यहाँ पे भी ग्राफ ई दे देते हैं, ओके। सो हाँ ये मेरा ग्राफ है, ओके। अब वर्टेक्स क्या है, ये वर्टेक्स है, ए एक वर्टेक्स है, बी एक वर्टेक्स है, सी एक वर्टेक्स है, डी एक वर्टेक्स है,
ई एक वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स जो हमारे नोड होते हैं उनको हम वर्टेक्स ही कहते हैं। ओके, एज क्या है? ये जो लाइन है, जो कनेक्टेड पाथ है, इसको हम एज कहते हैं। ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। देन डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब है कि एक नोड से, एक वर्टेक्स से कितने एज कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डिग्री। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, डिग्री का मतलब क्या है कि एक वर्टेक्स से कितने एजेस यहाँ पे हमारे कनेक्ट हो रखे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री। जैसे कि अगर मैं सी की बात करूँ तो सी से मेरे 2 एज कनेक्ट हो रखे हैं, तो मतलब सी की डिग्री क्या हुई? 2। वैसे अगर मैं डी से बात करूँ तो डी से 2 एज कनेक्ट हो रखे हैं, तो डी की डिग्री क्या हुई? 2। अगेन सेम बी की भी डिग्री 2 हुई, ए की भी डिग्री 2 हुई एंड ई की भी डिग्री 2 हुई। रेगुलर ग्राफ का मतलब क्या है? रेगुलर ग्राफ का ये मतलब होता है कि जिसके सारे जितने भी उसमें वर्टेक्स है उस ग्राफ में, सबकी जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर ग्राफ कहते हैं। जैसे ये एक रेगुलर ग्राफ है, सबके नोड्स की जो डिग्री है वो 2 है। अब हमसे ये पूछा है कि मान लो एक ग्राफ है, जैसे हम इसी ग्राफ का एग्जांपल लेते हैं, उसकी डिग्री है डी, मतलब इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास? 2। ओके, देन वर्टेक्स कितने हैं? n। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 5। मुझे क्या फाइंड करना है कि उस केस में एज कितने होंगे, एजेस कितने होंगे? अगर मैं यहाँ पे चेक करूं 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 एजेस आ रहे हैं। ओके, अब मेरे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर मैं उसमें से चेक करती हूँ तो पहला ऑप्शन है मैक्सिमम ऑफ एन एंड डी। ये एक ऑप्शन हो सकता है कि दोनों में से जिसका जो मैक्सिमम है वो हमारे एजेस हो सकते हैं। ओके, हम एक इसको मार्क करके चलते हैं। एन प्लस डी ये तो नहीं हो सकता, 5 प्लस 2 7 ये तो नहीं है हमारा ऑप्शन। एन डी 5 इंटू 2 10 ये भी ऑप्शन नहीं है। एन डी डिवाइड बाई 2 विच मीन्स 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इज 5। एज हमारे 5 है, ये भी हो सकता है। नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं, मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन तो है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इधर हमारे पास फर्स्ट हो सकता है, इधर हमारे पास फोर्थ हो सकता है। ओके, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं जिसमें हमारे पास मान लो जो हमारे वर्टेक्स हैं वो हमारे पास 6 है। ओके, और हमारे पास जो उसकी डिग्री है वो 3 है, उस केस में हमारे पास एज कितने होंगे? तो एक हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ ए बी सी डी ई और एफ करके क्रिएट करें, तो ये ऐसे पॉइंट हो गया। हम एक इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो सबके पास 3 3 डिग्री है। ये सबके पास 3 3 हो गई। इस केस में अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पे मेरे पास 9 एजेस है। ओके, एक बार आप चेक कर लेना। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, अब मैं यहाँ पे देखूँ क्या मेरे पास मैक्सिमम ऑफ एन और डी का जो मैक्सिमम वैल्यू है विच मीन्स ईदर 6 और 3, क्या मेरे पास जो एजेस है वो 6 है? नहीं, मेरे पास अब एजेस कितनी है? 9 है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया। अगर मैं n इंटू डी डिवाइड बाई 2 करूँ तो मेरे पास n कितना है? मेरे पास n है यहाँ पे 6, मेरे पास यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? 9। तो विच मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और ये एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है आप यहाँ पे लिख लो। फॉर्मूला ये कहेगा आपसे, फॉर्मूला ये कहता है कि वेट, ये पता नहीं क्यों कनेक्ट क्यों नहीं हो पाता है इससे। फॉर्मूला ये कहता है 2e इक्वल्स टू n इंटू डी। ई को अगर हम यहाँ पे रख दे तो n इंटू डी डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ एजेस हम इससे निकाल सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट द मॉडल फॉर अ रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम माइट बी। अगर मुझे कोई चीज रिकॉर्ड करनी है, एक ऑर्गेनाइज वे में रखनी है इंफॉर्मेशन को, तो मैं कौन कौन से ऑप्शन को चूज कर सकती हूँ? एक हैंड रिटन लिस्ट ऑब्वियसली हो सकती है, जैसे हम मान लो मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ चीजों को कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है, वो एक हमारे पास एक रिकॉर्डेड वे में, एक मैनेज वे में, ऑर्गेनाइज वे में मेरी इन्फॉर्मेशन है। रोलोटेक्स कार्ड फाइल, ये पुराने टाइम पे एक ओल्ड फैशन सिस्टम था जिसमें हम इंफॉर्मेशन को यूज करते थे, स्टोर करके रखते थे इंडेक्स कार्ड की फॉर्म में। अगर आपने देखा होगा तो देन वेल एंड गुड, वरना आप गूगल वगैरह पे सर्च कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। अभी तो यूज नहीं होता, बहुत पहले यूज होता था, अभी भी यूज होता है कि नहीं होता आई डोंट नो, मैंने तो नहीं देखा कभी भी। एक बिजनेस फॉर्म भी एक वे है जिसमें हम सारी चीजों को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके मेनली कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं। देखो यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। 2 में, एक सेकेंड,
2 में और 4 में। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल बेसिक डिवीजन की, अगर हम यहाँ पे बेसिक डिवीजन की बात करते हैं, ओके, तब हम क्या करते हैं, जो हमारा नंबर ऑफ डिवीजन होता उसकी वैल्यू होती है 2। क्यों? हम जो हमारे कॉम्पोनेंट्स है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है सॉफ्टवेयर का और दूसरा पार्ट हमारा होता है हार्डवेयर का, ओके। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, विच मीन्स वो कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूछना चाह रहा है। और तो वो भी चीज क्लियर नहीं है, बट हम ऐसा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करेंगे जहां पे उसके जो कंपोनेंट्स है वो 4 हो जाते हैं। दो तो हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रहते हैं, थर्ड हमारा डाटा हो जाता है एंड फोर्थ वन इज हमारे यूजर वंस, ओके। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा रेदर देन 2। अगर बेसिक की बात की जाए तो 2 के साथ जा सकते हो, ऑल्दो ये इसमें एम्बिग्यूटी है, हम ले सकते कह सकते हैं, बट हम 4 के साथ ही जाएंगे। Now question number 7 is that what is the minimum number of wires needed to send the data over a serial communication link layer? तो ये हमारा CN का क्वेश्चन हुआ। CN के क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां पे आप चेक कर सकते हो, ओके। सो सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब हम पहले यहाँ पे समझते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज जहां पे जो हमारा डाटा है, लेट सपोज मेरा डाटा है 0101, ये डाटा सेंडर रिसीवर को भेजना चाह रहा है। राइटिंग के लिए प्लीज माफ कर देना, न्यू स्टाइलिश है और मुझे बिल्कुल भी अभी हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है यूज करने का, सो प्लीज धीरे धीरे राइटिंग मेरी अच्छी होगी, और वैसे भी इतनी अच्छी है नहीं मेरी राइटिंग, ओके। तो मान लो जो सेंडर है उसको ये डाटा सेंड करना है 1010 का, तो क्या होगा, सबसे पहले एक बिट जो कि हमारी क्या है 1, वो जाएगी रिसीवर के पास, देन 0 जाएगा रिसीवर, जब एक बिट पहुंच जाएगी देन नेक्स्ट बिट जाएगी, देन नेक्स्ट बिट, देन नेक्स्ट। तो सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो हमारी बिट्स होती है, जो भी हमारा डाटा है वो बिट बाय बिट ट्रांसफर होता है, रेदर देन होल वो बिट बाय बिट ट्रांसफर होता है। तो एक पाथ तो हमें, एक वायर तो हमें बिट बाय बिट डाटा को ट्रांसफर करने के लिए चाहिए, दूसरी वायर हमें चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं ग्राउंड वायर, ताकि पाथ डिफाइन हो सके। अब इसका क्या काम है, सो अब हम इसको समझते हैं कि एक्चुअली में क्या है ये चीज, ओके। लाइक सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो जब हम अपने कॉलेज टाइम में थे, तो वहां पे टीचर ने बोला कि जिसके 33 मार्क्स आएंगे वो बच्चे पास है, ओके। अब हमें ये नहीं पता कि 33 कितने में से आएंगे, समझ रहे हो। 40 वाले पेपर की बात की है टीचर ने, 50 वाले पेपर की बात की। काफी बार क्या होता था कि 70 मार्क्स का पेपर होता था, उसमें से अगर 33 आए आप पास हो, लेकिन 80 वाले मार्क्स के लिए, मतलब 80 वाले पेपर के लिए आपको 35 लाने की जरूरत है। हमें यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि कितने में से आनी चाहिए, ओके। तो वैसे क्या होता है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे अपने बिट बाय बिट ट्रांसफर किया, लेकिन मैंने एक वोल्टेज को डिफाइन नहीं किया कि जिसके जो 5, मान लो एक एग्जाम्पल है कि 5 वोल्ट अगर मुझे वहां से ट्रांसफर हुआ, वहां से रिसीव हुआ है, तो उसको मैंने ऐसा वन, मतलब उस बिट को मैंने ऐसा 1 बिट काउंट किया, अगर उससे लेसर है तो उसको 0 बिट काउंट किया। अगर यही चीज डिफाइन नहीं है तो रिसीवर को कैसे ये चीज पता चलेगी कि कौन से बिट को उसे 1 मानना है या कौन से बिट को उसे 0 ऐसा रिकॉग्नाइज करना है। तो इसलिए एक सीरियल कम्युनिकेशन में हमें मिनिमम 2 वायर्स की नीड होती है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। एग्जाम्पल थोड़ा सा बुरा था लेकिन समझ में आया होगा, बस इतना ही था, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्राइमरीली एम्स ऑन, देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेनली किस पे फोकस करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जैसे तो मैंने ये वेबसाइट बनाई, तो मैं किस चीज पे ज्यादा फोकस करूंगी, इसकी मेंटेनेंस पे फोकस करूंगी, ये कितना रिलायबल है इस चीज पे फोकस करूंगी, मुझे कितना कॉस्ट इफेक्टिव मैं इसको बना सकती हूँ, विच मीन्स मुझे कितना मिनिमम इस पे कॉस्ट यूटिलाइज करने का यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इन सारे फैक्टर्स पे क्या करूंगी, फोकस करूंगी। ऑल्दो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी नोट्स अभी शेयर किए कुछ टाइम पहले, तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन है रिलायबल सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली बात है। कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, यस मुझे ये भी चाहिए। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते, कोई भी सॉफ्टवेयर लॉन्च करते, कोई भी हमने प्रोडक्ट बनाया ईदर ऑन सर्वर साइड और क्लाइंट साइड, तो हम सारी ही चीजों पे फोकस, इन सारे ही पॉइंट्स पे फोकस करके चलते हैं, okay. Then question number 9 says that the vernacular language English can't be used as a computer programming language because हम इंग्लिश को, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में इतनी यूज है, कोई भी उसको इजीली समझ सकता है, तो हमने ये नई लैंग्वेजेस क्यों फॉर्म की, इधर हमने मशीन लैंग्वेज को क्यों बिल्ड किया ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। हम सीधा इंग्लिश में क्यों नहीं बात करते कंप्यूटर के साथ, सीधा हाय आई वांट टू क्रिएट दिस थिंग, आई वांट टू नो अबाउट दिस
वर्ड और लैंग्वेज समथिंग लाइक दैट। तो हमने ये सारी चीजें क्यों नहीं किया, हमने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज क्यों बनाया? तो हमारा मोटिव ये है कि देखो, अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। इंग्लिश, वैसे मैं बता देती हूँ, जो इंग्लिश है इसमें एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा है, विच मीन्स हम एक सेंटेंस के या एक वर्ड के काफी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकाल सकते हैं। ओके, और अगर ये चीज हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में होती तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती। तो इस वजह से हमने इंग्लिश को ऐसा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेफर नहीं किया। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। एक इंक्लूड सिंबल दैट आर नॉट प्रेजेंट इन कीबोर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स यूज होते हैं, अल्फाबेट्स है, सिंबल्स है, सारी चीजें हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल है। इट डजंट हैव अ वेल डिफाइंड सिंटेक्स, ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छे से डिफाइन है सारी चीजें, इवन कीबोर्ड में भी सब चीजें। इट इज एम्बिग्यूस, यस, ये क्या है, एम्बिग्यूस है। एक ही वर्ड के, एक ही सेंटेंस के काफी सारे मीनिंग्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें, सॉरी, कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, ऐसी भी बात नहीं है। हम हायर लेवल लैंग्वेज से हम क्या करते हैं, लोअर लेवल लैंग्वेज में जाते हैं। मतलब ये टर्म हो सकती थी, लेकिन अगर हम कंप्यूटर को ऐसे ऑर्गेनाइज करते, मतलब एक लोअर लेवल लैंग्वेज पे, एक मशीन कोड पे हम उस चीज को ऐसे डिफाइन करते, तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे कंप्यूटर एक लोअर लेवल लैंग्वेज को समझ रहा है, एक मशीन कोड को समझ रहा है, वहीं पे वो इंग्लिश को अच्छे से समझता। हमें हाई लेवल लैंग्वेज से उसको लोअर लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने इंग्लिश को ऐसे प्रोग्रामिंग कोड क्यों नहीं एक्सेप्ट किया लैंग्वेज, क्योंकि उसमें क्या है, एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा है, जो चीज हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन सी, मतलब सी लैंग्वेज, स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड इन। देखो, अभी जो हमारे जो आईबीपीएस एसओ का एग्जाम है, उसमें हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सी लैंग्वेज की, सी प्लस प्लस की, जावा की, पाइथन की और जावा स्क्रिप्ट की भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ओके, तो अभी इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो सी लैंग्वेज है उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का कहाँ यूज करते हैं। ओके, फंक्शंस में नहीं, फंक्शंस अगर जैसे मान लो मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्ट्रक्ट नोट करके बनाते हैं, एंड देन उसमें मैंने फंक्शन लिखा वॉइड डिस्प्ले। तो मैंने यहाँ पे कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं किया, तो फंक्शंस में तो हम नहीं करते। ओके, एरे में मान लो जब मुझे इंडेक्स कॉल करना होता है, कोई मतलब इंडेक्स पे कोई कॉल कर रही हूँ मैं, या फिर कोई नंबर यूज कर रही हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला मेरे पास एक एरे है 1 2 3 4 5 ऐसे करके मेरे पास एक एरे है, मुझे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरे इस एरे का नाम मान लो, एरे से ही मैंने डिफाइन किया है, तो एरे 1। तो हम क्या कर रहे हैं, एरे में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज कर रहे हैं। तो यस, स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड इन एरेज, नॉट इन फंक्शंस। स्टेटमेंट तो नॉर्मली हम स्टेटमेंट लिखते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ऑल ऑफ दिस सबब नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस सबब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन मतलब सेकंड ऑप्शन इज राइट। देन क्वेश्चन नंबर 11, question number 11 says that in C++ programming language, a function contained within a class is called, देखो जैसे यही मान लेते हैं, ओके, ये एक एग्जांपल है। तो इसमें ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, डिस्प्ले फंक्शन लिखा है, इसको हम जो मेरे क्लास के ही अंदर मैंने फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? तो C++ में जो भी हम फंक्शन विद इन अ क्लास लिखते हैं, उसको हम कहते हैं मेंबर फंक्शन। ओके, क्लास फंक्शन कुछ भी नहीं होता है, मेथड। मेथड बेसिकली हम ऊप्स में यूज करते हैं, फंक्शन के लिए ही हम यूज करते हैं, लेकिन हम इन अ प्रिसाइज वे C++ में हम उसको मेंबर फंक्शन ही कहते हैं। ये दोनों ऑप्शन एक बार रिपीट हो गए तो उसको काट दो, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which gate has two or more input signals in which all input must be high to get the high output? हाई का मतलब यहाँ पे हम किससे डिनोट करते हैं, 1, और लो का मतलब क्या होगा, 0। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से ऐसे कौन सा गेट है जिसमें अगर सारे इनपुट्स हाई हो, विच मीन्स सारी इनपुट की वैल्यू 1 हो, तो हमारे पास आउटपुट भी क्या आता है, 1 आता है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझ लिया, तो हम सबसे पहले और का टेबल बनाते हैं। और का टेबल बनाने के लिए तो वैसे तो जरूरत नहीं है, बट मैं बना दे रही हूँ। लेट्स सपोज ए बी, ओके, हमने दो इनपुट सिग्नल्स लिए, 0 1 0 0 1 0 एंड 1 1। ओके, अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूं, तो और में क्या होता है, अगर एक भी सिग्नल हाई है, एक भी इनपुट सिग्नल हाई है, तो हमारी जो आउटपुट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हाई आएगी, विच मीन 0 1 1 0 0 0 1 0 1 एंड 1 1 1। ओके, बट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे कि जितने भी आप इनपुट सिग्नल्स का यूज कर रहे हो, वो सारे ही हाई होने चाहिए, और उन हाई की वैल्यू पे ही हाई आउटपुट आना चाहिए, लेकिन इस केस में वो चीज फॉलो नहीं हो रही है। ओके, देन मैं एंड गेट के बारे में बात कर रही हूँ, ए बी एंड आउटपुट की बात करते हैं, 0 1
100011। ओके, आउटपुट वैल्यू क्या कहता है, मतलब सॉरी, एंड गेट क्या कहते हैं, अगर दोनों की ही वैल्यू 1 1 है विच मीन्स हाई है, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, हाई। 0 1 0 1 0 0 0 एंड 1 1 1। तो ये जो एंड गेट है वो हमारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एंड। नेंड और नॉर क्या होता है, एंड का अपोजिट होता है हमारे पास नेंड, और का अपोजिट होता है हमारे पास नॉर। ये दोनों चीजें मतलब इन दोनों का टेबल एक बार आप बना के देखना और चेक करना कि ये दोनों ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोग्राम सॉरी द कंप्यूटर मेमोरी होल्ड्स डाटा एंड। देखो क्या पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो डाटा को होल्ड करती है और साथ में किसको होल्ड करती है, बाइट। बाइट क्या होता है, बेसिकली एक यूनिट है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, तो जो कंप्यूटर मेमोरी है वो बाइट को तो होल्ड नहीं करेगी, बाइट की फॉर्म में डाटा को, इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगी। ओके, प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी हम कंपाइलर के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमने उसमें कंपाइलर में पढ़ा था, कंपाइलर डिजाइन में भी हम पढ़ते हैं और हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ते हैं कि प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्राम मतलब अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जब सीपीयू काम करता है, जब हम मतलब जब सीपीयू हमारा काम कर रहा है, किसी और इंफॉर्मेशन पे काम कर रहा है, किसी और प्रोग्राम पे काम कर रहा है, उस टाइम पे जो मेमोरी है वो क्या करती है, डाटा और प्रोग्राम को, जो इंस्ट्रक्शंस है उनको क्या करके होल्ड करके रखती है। विच मीन्स कि जब सीपीयू का काम वहां पे खत्म हो जाएगा, जब सीपीयू फ्री होगा, तब वो क्या कर सके, मेमोरी से इंफॉर्मेशन और डाटा को क्या कर सके, फेच कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो मेमोरी क्या करती है, डाटा को और प्रोग्राम को होल्ड करके रखते हैं। रजिस्टर, रजिस्टर खुद एक स्मॉल स्टोरेज लोकेशन है सीपीयू के अंदर, जहाँ पे हम चीजों को स्टोर करते हैं, नॉट मतलब मेमोरी में नहीं है, सीपीयू के अंदर है, तो ये नहीं हो सकता। देन वर्क्स, वर्क्स क्या है, एक फिक्स्ड ग्रुप है बिट्स में, जिसका क्या काम है, जिसका काम है स्टोर करने। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज मतलब लोडर इज अ प्रोग्राम दैट, लोडर होता है क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, या कंपाइलर का भी कह सकते हो। देखो एक्चुअली में होता क्या है, हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो प्रोग्रामर लिखता है, देन वो कंपाइल कौन करता है, कंपाइलर उसको कंपाइल करता है। ओके, देन उसके बाद वो कंपाइलर से वो लिंकर के पास जाती है, जो भी हमारा सोर्स कोड कंपाइल होता है, लिंकर क्या करता है, उसको लिंक करता है। ओके, देन उस प्रोग्राम को, जो भी हमारे पास सोर्स कोड है, जो भी हमारे पास चीजें आई हैं, उसको वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, वो किसका काम होता है, लोडर का काम होता है। उस चीज को, जो भी हमारे पास जो प्रोग्राम है उसको क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करने के लिए प्रिपेयर करता है। देन प्रिपेयर करने के बाद वो क्या करता है, उसको मेमोरी में प्लेस कर देता है उस प्रोग्राम को, ताकि वो क्या हो सके, परफॉर्म हो सके। ओके, सो लोडर का काम क्या होता है, टेक्स एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, वो एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम लेता है और उसको मेन मेमोरी में लोड करता है, और जितने भी एड्रेस एडजस्टमेंट होते हैं या जितनी भी सारी चीजें होती हैं उनको वो क्या करता है, मैनेज करता है, परफॉर्म करता है। तो लोडर इज अ प्रोग्राम दैट, ऑप्शन देखते हैं, प्लेसेस प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जीक्यूशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या करता है, वो प्रिपेयर करता है एग्जीक्यूशन के लिए और मेमोरी में उसको लोड करता है। ऑटोमेट द ट्रांसलेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ये असेंबलर का काम है ये। एक्सेप्ट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, नहीं। प्रिपेयर टू एग्जीक्यूट अ सोर्स प्रोग्राम, एक नहीं, ये तो ऑप्शन ऑलमोस्ट ऊपर वाले एक जगह पे हमने क्वेश्चन किया था उसके ही तरह हो गया ये, तो ये इसका काम नहीं है। मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि एक लोडर क्या काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रिंग one can easily insert, delete, concatenate and rearrange substring। ओके, मतलब एक स्ट्रिंग दी गई है, मान लो स्ट्रिंग में मुझे कोई कैरेक्टर को डिलीट करना है या इंसर्ट करना है, या किसी दो स्ट्रिंग को मान लो कंकैटिनेट करना है, कुछ भी चीज हो सकती है, या उसके सब स्ट्रिंग्स को मुझे रीअरेंज करना है, तो वो मैं किसमें मैं इजीली कर सकती हूँ। ओके, देखो पहला ऑप्शन है फिक्स लेंथ स्टोरेज स्ट्रक्चर, मान लो मुझे दे दिया है कि ओके ये फिक्स लेंथ है 5 यूनिट्स का। ओके, इसकी जो लेंथ है वो 5 है, लेकिन मान लो मुझे इंसर्ट करना है इन बिटवीन, थर्ड इंडेक्स में मुझे इंसर्ट करना है कैरेक्टर को, क्या मैं ये इजीली कर सकती हूँ? नहीं, पहले मुझे क्या करना होगा, जो 0 1 2 3 4, पहले मुझे फोर्थ वाले को भी शिफ्ट करना होगा, देन मुझे थर्ड वाले को शिफ्ट करना होगा, एंड देन मैं थर्ड इंडेक्स के पोजीशन पे किसी भी कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकती हूँ, जो कि बहुत मुश्किल है, जिसमें मुझे क्या होगा, काफी ज्यादा स्पेस भी वेस्ट होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, तो ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए।
वेरिएबल लेंथ स्टोरेज विथ फिक्स्ड मैक्सिमम। ओके, इसमें भी प्रॉब्लम यही है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलेगी, लेकिन अगेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि शिफ्टिंग कैरेक्टर्स करने पड़ेंगे इसके लिए भी। लिंक्ड लिस्ट स्टोरेज, देखो जो हमारा लिंक्ड लिस्ट होता है ना, वो क्या होता है, एक नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी अलोकेशन को फॉलो करता है, विच मीन्स क्या होता है, हम किसी भी पोजीशन पे किसी भी वैल्यू को, किसी भी कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, हम इजीली क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट नोट्स बना सकते हैं किसी भी सब स्ट्रिंग के लिए, किसी भी स्ट्रिंग के लिए, और हम उसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, इजीली डिलीट कर सकते हैं, हम रीअरेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O((1) होती है। ओके, तो ये इजी वे हो गया, तो ऑप्शन 3 हो सकता है। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं, एरे। एरे क्या है, एरे कॉन्टिग्यूस मेमोरी अलोकेशन है, वो उसको फॉलो करता है, विच मीन्स अगेन यहाँ पे अगर मुझे कुछ भी शिफ्ट करना होगा, कुछ भी डिलीट करना है या इंसर्ट करना है, मुझे कैरेक्टर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, देन अगेन यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। Now, moving towards question number 16. Question number 16 says that report generator are used to. report generator का काम क्या है? report generator basically एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका काम ये है कि वो सोर्सेस में से, विच मीन्स कि जैसे डाटाबेस हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, उसमें से वो क्या करता है, डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है ताकि वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक रीडेबल फॉर्म में रिपोर्ट जनरेट कर सके। तो स्टोर डाटा इनपुट बाय यूजर नहीं, रिट्राइव मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड पे आ रहा है, रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स, यस, ये रिपोर्ट जनरेटर का काम है, तभी तो वो रिपोर्ट जनरेट कर पाएगा। आंसर क्वेरीज, यस। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 2 एंड 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, देन अगर हम बात करें 17 क्वेश्चन की, 17 क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिस्पैचर, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिस्पैचर क्या है? देखो डिस्पैचर होता क्या है पहले ये समझते हैं। ओके, अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास 3 प्रोसेस है, पहले ये चीज़ समझते हैं कि स्केड्यूलर क्या होता है। हमारे पास मान लो 3 प्रोसेस है, प्रोसेस P1, P2 एंड P3। ओके, अब मान लो जो मेरा सीपीयू है उसको वो अभी खाली है। ओके, तो उसके पास हमें कोई ना कोई प्रोसेस भेजना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा पहले से ही मतलब रेडी बैठा है कि हाँ अब जो मतलब प्रायोरिटी के बेसिस पे हम इसको प्रोसेस को हम भेजेंगे आगे। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का, कि वो प्रायोरिटी के बेसिस पे वो क्या करेगा, प्रोसेस को चूज करके आगे फॉरवर्ड करेगा ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। अभी रेडी क्यू में ये सारे, मान लो जो P2 है उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने क्या किया, P2 को चूज किया एग्जीक्यूट करने के लिए। अब P2 को सीपीयू कैसे मिलेगा, ये किसके अंडर आता है, ये किसका काम है, ये काम है हमारे डिस्पैचर का। वो डिसाइड करेगा कि जो स्केड्यूलर के थ्रू जो हमारे पास प्रोसेस आया है उसको सीपीयू कैसे हैंड ओवर किया जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा डिस्पैचर, इसका डिस्पैचर का काम यही होता है हमारा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिस्पैचर है, तो वो कहाँ यूज होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। देखो डिस्पैचर है, उसमें उसका प्रोसेसिंग टाइम भी ज्यादा होता है और उसको मेमोरी भी ज्यादा यूज में लगती है, तो शुड ऑलवेज बी यूज, हम नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज क्योंकि ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम है और ज्यादा मेमोरी यूज हो रही है। शुड नेवर बी यूज, नहीं, क्यों, क्योंकि काफी बार हमें यूज होगा इसका, क्योंकि जहाँ पे प्रायोरिटी की बात है और हमें सीपीयू जब सीपीयू खाली है उसको अब हम चाहते हैं कि उसको प्रोसेस प्रोसेस मिले, तो हम डिस्पैचर का यूज करेंगे। इज नेवर यूज ऑन लार्ज कंप्यूटर, नहीं, ये जो डिस्पैचर है, जो कॉम्प्लेक्स डिस्पैचर है, वो हमेशा लार्ज कंप्यूटर्स पे ही यूज होना चाहिए। ऑल्दो ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक काइंड ऑफ हम ये कह सकते हैं कि पुरानी जो हमारे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था उस पर बेस करता है, जैसे वन यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सारी चीजों पे आज के टाइम पे जो डिस्पैचर है वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में भी है। Then if we are talking about question number 18, question number 18 says that the use of telecommunication and personal computer is, देखो इस क्वेश्चन को ना हम दो वे से कर सकते हैं। एक जो हमारा ओल्ड वे है, मतलब पुराने टाइम पे क्या होता था, अभी मॉडर्न टाइम पर क्या है चीजें। ओके, देखो पहले टेलीकम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जैसे कि इंटरनेट हो गया हम टेलीकम्युनिकेशन में बोलते हैं, या टेलीफोन लाइंस हो गई, या अदर डाटा नेटवर्क हो गया, जिसमें हम कंप्यूटर और लोगों के बीच में हम क्या कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे थे, इसका मतलब यही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन का पर्सनल कंप्यूटर का। पहले के टाइम पे हम, और अभी भी हम जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम डाउनलोड करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये दोनों में ही एप्लीकेबल है। लेकिन जो हमारे ओल्ड कंप्यूटर थे वो
जो हमारे ईमेल्स वगैरह कह लो, या यहाँ पे क्या लिखा है, सेंड लेटर्स टू बी प्रिंटेड एंड डिलीवर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस, इसको ये मतलब इसको ये अलाउ नहीं करती थी। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, जो पोस्टल सर्विसेज है या जो बिजनेस है कुछ, वो अलाउ करते हैं यूजर्स को कि वो सेंड द डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली एंड देन प्रिंट एंड फिजिकली डिलीवर्ड। तो ये चीज अभी के टाइम पे है। देन थर्ड ऑप्शन इज ऑर्डर गुड्स एज एन सब्सटेंशियल डिस्काउंट। पहले इतना ये मतलब कॉमन चीज नहीं थी, लेकिन अभी के टाइम पे ये बहुत नॉर्मल चीज है। तो अगर ओल्ड टाइम के हिसाब से हम इसको मार्क करेंगे तो इसका ऑप्शन ए फर्स्ट ही होगा। लेकिन अगर हम मॉडर्न वे में जाते हैं, मॉडर्न से जाते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। ओके, तो ये चीज थी। नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, 19 says that a good specification should be, ये हम यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गुड स्पेसिफिकेशन, जो हमारा SARS डॉक्यूमेंट होता है, ओके, उसका गुड स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, अनएम्बिगुअस, यस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी क्लाइंट बोल रहा है, जो भी रिसीवर समझ रहा है, जो भी डेवलपर्स है या टेस्टिंग टीम है, जो भी सारी चीज़ें उनके बीच में कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो रही है, वो क्या होना चाहिए, हमेशा अनएम्बिगुअस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ और बात समझी, मतलब मान लो डेवलपर ने कुछ और समझा, क्लाइंट ने कुछ और समझाया और टेस्टर ने कुछ और टेस्ट किया। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये एक अच्छी स्पेसिफिकेशन नहीं है SRS डॉक्यूमेंट की। देन डिस्टिंक्टली स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफिक हो सकता है, सबके अपने अपने रोल होते हैं, अपना अपना काम, लेकिन वो डिस्टिंक्ट हो ये जरूरी नहीं है। फंक्शनल, फंक्शनल होना भी एक गुड स्पेसिफिकेशन है उसका, लेकिन सिर्फ फंक्शनल होने से काम नहीं चलता, उसको नॉन फंक्शनल भी होना पड़ेगा। तो फंक्शनल भी होता है, नॉन फंक्शनल भी होता है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देन हम क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द यूज ऑफ रिकर्जन, हम रिकर्जन का यूज क्यों करते हैं, ये हमने किस में पढ़ा है, थ्योरी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर में। रिकर्जन का हम यूज करते हैं कि मान लो एक फंक्शन है, मैंने बोला फंक्शन एफ, ओके, इस फंक्शन को मैंने किसी भी फंक्शन में, मतलब किसी भी मैंने मतलब मैंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन एफ, उसको मैंने 4 बार कॉल किया। अब मैं एक ही फंक्शन को 4 बार लिखूं, तो उससे मेरा कोड जो होगा बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत ज्यादा मतलब अनऑर्गेनाइज वे में रहेगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए रिकर्जन का यूज करते हैं, विच मीन्स जहाँ पे भी हमें उसकी यूज है, हम दोबारा से उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, है ना। एनहेंस लॉजिकल क्लैरिटी, यस, मतलब हमें एक लॉजिकल क्लैरिटी मिलेगा, ओके यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ है, तो अच्छा ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है। इधर सेम ही फंक्शन कॉल करना है, लेकिन उसमें आर्गुमेंट चेंज कर दिए, उस केस में भी हम यूज करते हैं। तो एक क्लैरिटी हमें अच्छे से मिलती है कि ओके हमारा कोड ज्यादा लेंदी नहीं है, सारी चीजें बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। देन मेक्स डीबगिंग इजी, नहीं कोई डीबगिंग इजी नहीं होती है, वही चीज बार बार रिपीट होती है, हाँ बट एक हल्की सी क्लैरिटी मिल जाती है कि जब ये फंक्शन कॉल होता है तो डीबगर उसी फंक्शन पे जाएगा। ओके, रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम, नो, क्योंकि जब भी एग्जीक्यूट होगा, तो जब भी वो फंक्शन कॉल होगा, तो हर बार जो फंक्शन है वो कॉल होगा, तो एग्जीक्यूशन टाइम उतना ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देन अगर हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी सी प्रोग्राम बिगिंस विद द स्टेटमेंट। देखो जब भी हम कोई भी सी प्रोग्राम लिखते हैं या C++ का प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, डायरेक्टरी का यूज करते हैं। जैसे हम लिखते हैं इंक्लूड, अगर मैं C++ की बात करूँ तो हम लिखते हैं आईओस्ट्रीम, मे भी चेंज हो सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मान लो मैंने डायरेक्ट इसको यूज ना करके मैंने वेक्टर यूज कर लिया, ये सारी चीजें यूज कर ली, तो ये चीज है। वैसे ही सी प्रोग्राम में हम किसका यूज करते हैं, इंक्लूड stdio.h का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, when a language has the capability to produce new data types it is called, देखो पहले से ही लैंग्वेजेस में कुछ जो डाटा टाइप होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे इनबिल्ट होते हैं, पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। लेकिन कुछ जो डाटा टाइप होते हैं हमारे पास ये एक्सेस होता है कि हम कुछ डाटा टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। जैसे मान लो रोल नंबर हो गया, कार नेम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है। तो जिन डाटा टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं, जो डाटा टाइप ऐसे लैंग्वेजेस जो हमें ये कैपेबिलिटी देते हैं, ये हमें परमिशन देते हैं, एक्सेसिबिलिटी देते हैं कि हम उन डाटा टाइप्स को डिफाइन कर सकें, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल। ओके, एनकैप्सुलेटेड का मतलब होता है हमारा जो भी डाटा टाइप है, जो भी हमारे मेंबर फंक्शन है, उनको कंबाइन वे में मतलब रैप करके एक ही जगह पे एक कॉम्बिनेशन में स्टोर करना, लिखना। ओके, देन रिप्रीहेंसिबल, ये कोई टर्म नहीं होती है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा एक्सटेंसिबल। ओके, नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 पे आए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज द ग्रेटर डेंसिटी ऑफ स्टोरेज सेल, ओके, इन द सेम चिप एरिया, सेम चिप एरिया में कौन सी मेमोरी है जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी है सेल को स्टोर करने की। देखो जो हमारा स्टेबल, तो स्टेबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्टैटिक होना चाहिए। जो हमारा स्टैटिक रैम है
वो क्या करता है, उसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं एक बिट को स्टोर करने के लिए, जिसकी वजह से जो उसकी डेंसिटी है टू ऑफ स्टोरेज सेल्स वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं डायनेमिक रैम की बात करूँ, जो डायनेमिक रैम है, डायनेमिक रैम में एक बिट के लिए, एक बिट को स्टोर करने के लिए एक ही ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, एक ही कैपेसिटर का यूज़ होता है, जिसकी वजह से जो हमारी मेमोरी में जो स्टोरेज है, जो डेंसिटी है मेमोरी को मतलब सेल्स को स्टोर करने की सेम चिप एरिया में, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं बात करूँ फिर देन कोर मेमोरी की, ऑप्शन नंबर थर्ड की, तो कोर मेमोरी है वो हमारा एक मैग्नेटिक कोर मेमोरी है, जो कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जिसमें हम मैग्नेटिक रिंग्स का यूज करते हैं। और ऑब्वियसली ये डेंस स्टोरेज सेल है रेदर देन रैम। ओके, तो जो उसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। देन अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 24 की, हाउ मेनी मोड्स ऑफ ऑपरेशन आर देयर इन 8255 पीपीआई। देखो अब 8255 पीपीआई मतलब क्या है, ये एक इंटेल प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेरेंस है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, तो ये एक इंटेल प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है, ठीक है, जिसके तीन बेसिक मोड्स होते हैं। जो इसके आउटपुट इनपुट मोड्स हैं वो तीन टाइप के हैं। पहला है मोड जीरो, जिसमें हम क्या करते हैं, सिग्नल्स को लेते, सिंपल, जिसमें क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट की बात होती है। देन हम मोड में बात करते हैं हैंडशेक इनपुट आउटपुट की, एंड मोड टू में हम बात करते हैं इसमें बाई डायरेक्शनल बस मोड की। ओके, मतलब इसको इन डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ इसमें नहीं पूछेगा। तो इसके दो मोड मतलब तीन मोड होते हैं इसके। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री, ये वैसे सीओए का पार्ट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसके तीन मोड होते हैं, तो इसको इतना करने की ज़रूरत यहाँ पे अभी नहीं है आपको। नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, तो 25 क्या कह रहा है कि अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इज टू बी डिजाइंड टू रन ऑन अ मशीन, ओके, दैट डज नॉट हैव अ बिग मेमोरी, जिसके पास बिग मेमोरी नहीं है, काफ़ी कम मेमोरी है। तो उस लैंग्वेज को क्या प्रेफर करना चाहिए? तो प्रेफर अ टू पास कंपाइलर टू अ वन पास कंपाइलर। यस, देखो, टू पास कंपाइलर क्या करता है, कोड को मल्टी टाइम स्कैन करता है, जिसकी वजह से वो जो मेमोरी एड्रेस का जो प्रॉब्लम होता है वो उसको रिजॉल्व कर देता है, ना रेदर देन कि वन पास कंपाइलर में जैसे वो एक ही टेबल में सारी चीज़ों को स्टोर करता है एंड देन उसको यूज़ करता है। तो इस वाली प्रॉब्लम को वो रिजॉल्व कर देता है, तो हमें इसको यूज़ करना चाहिए। प्रेफरिंग इंटरप्रेटर टू अ कंपाइलर, ऑब्वियसली यस, बाय, क्योंकि देखो इंटरप्रेटर क्या करता है, वो स्मॉल मेमोरी को लेता है, क्यों, क्योंकि वो जो कोड को वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, तो उसको एक टाइम पे ज़्यादा मेमोरी की यूज़ नहीं है टू कंपाइल द कोड इन अ वन प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें कंपाइलर की जगह पे इंटरप्रेटर को यूज़ करना चाहिए। नॉट सपोर्ट रिकर्जन, येस दैट ऑल्सो ट्रू, क्योंकि देखो रिकर्जन के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है, एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। तो जब हमारे पास ज़्यादा मेमोरी नहीं है, तो हमें रिकर्जन का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस केस में जो इसका आंसर होगा सही, वो होगा आंसर नंबर फोर, ऑल ऑफ दी अबव, विच मीन्स ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आई जस्ट ट्राई कि मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ और सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, कुछ आई भी हो। अगर एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, देन इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। ये जो भी प्रोसेस था इस वीडियो को बनाने का, वो मैं ऐसा समझूंगी कि वो सक्सेस हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा, देन प्लीज़ लाइक एंड कमेंट योर व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स। आप बताओ कि आपको कैसा लगा। आई नो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ समझाने में, बस एक जस्ट अ ट्राई, कोशिश की मैंने कि मैं आपको कुछ समझा पाऊँ, जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको दे पाऊँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।